गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। पिछले में हमने कवर किया था न्यूक्लियर एनर्जी, अपना स्पेस एंड डिफेंस सारा कवर कर लिया था। एंड कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स थी वो भी कवर की थी, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश की थी और उनसे जो रिलेटेड करंट के जो कुछ टॉपिक चल रहे थे न्यूज़ के अंदर उनको भी कवर करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया था। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। आज एक छोटा सा ये प्राइज़ होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का, और ये इंडिया का मोस्ट कवर्टेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। इसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये अपनी एक वो काउंसिल है, इसका काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR इसको बोलते हैं। ये इसको देती है हर साल, और जो भी उस बंदे को देती है जो उसने काफ़ी अच्छा काम किया हो, किसमें, बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिजिक्स वगैरह के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज़ है। देन एक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखते हैं क्या क्या पॉइंट हो जाते हैं। एक DNA प्रोफाइलिंग का नाम याद में आ रहा है कि जो तेलंगाना और आंध्र गवर्नमेंट के पीछे वहाँ पड़े हुए हैं कि हम DNA प्रोफाइलिंग करेंगे क्रिमिनल्स के, ताकि फ्यूचर में कुछ भी क्रिमिनल्स को जब भी कोई क्राइम होता है तो हम उनकी DNA मैचिंग करवा के उसको फटाफट उस क्रिमिनल को नेल किया जा सके और क्राइम को सॉल्व किया जा सके। अब DNA प्रोफाइलिंग होती क्या है? बेसिकली हम जो DNA होता है हमारा वो लेते कहाँ से हैं लोग? हमारे ब्लड से ले सकते हैं, हमारे सलाइवा से ले सकते हैं, हमारे जो सलाइवा के अंदर, जो मुंह के अंदर जो भी ये जो चीक होता है, अंदर वाला पार्ट जो होता है, वहाँ से उसको स्क्रैप कर देंगे स्किन को, और उसको स्किन का जो पार्ट हो छोटा सा वहाँ से लेके अंदर उससे DNA निकाल सकते हैं। फिर नाखून हो गया, बाल हो गए हमारे, ठीक है, हम छींकते हैं जो है ना, इन किसी से भी ये बोन हो गई, तो इनसे सबसे DNA हमारा नॉर्मली यूजुअली लिया जाता है। ठीक है, एंड फिर उसको यूज़ करते हैं। बाकी उसको क्या करते हैं कि वो उसको डुप्लीकेट, उसको रेप्लिकेट करते हैं बार बार, और बहुत सारा जब बन जाएगा तो उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं DNA के अंदर जिनको ये फ्यूचर में जो क्या उसमें एक एज ए मार्कर ले लेते हैं, एंड फ्यूचर में जब भी कोई कहीं पे किसी भी क्राइम के ऊपर DNA जो मिलता है फिर मैच करवा लेंगे, जैसे फिंगरप्रिंटिंग मैच करवाते हैं, और फिर वो जो क्रिमिनल का पता लगा लेंगे कौन किससे है। तो जो नॉन क्रिमिनल्स होंगे पहले उनका किया जाएगा, एंड देन उसको फ्यूचर में एक्सपांड किया जा सकता है। DNA प्रोफाइलिंग का ये एक नेगेटिव है कि ये फ्यूचर में किसी इसमें जो प्राइवेसी वाला फंडा है वो उसमें काफ़ी इश्यू बन सकता है कि नॉर्मल बंदे किसी का ले लिया एंड देन आप उसको फिर डाटाबेस में रख रहे हो, एंड उसमें जो राइट टू प्राइवेसी वाला एक इशू आ जाएगा, एंड देन फ्यूचर के अंदर आपकी जो बंदे की आइडेंटिटी है वो स्टील की जा सकती है, मतलब चुराई जा सकती है एक तरीके से। देन एक अनदर न्यूज़ में चल रहा था, ये था DMH11 था। DMH11 इंडिया का फर्स्ट वो है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एक वो अपनी मस्टर्ड है, और ये फर्स्ट एडिबल जो होता है, जैसे कि GM कॉटन इंडिया में ऑलरेडी चल रहा था, फिर एक बर्ड में ये वो आया था, इसमें ये अपनी ब्रिंजल वाला एक इशू आया था, आपको पता होगा, बैंगन वाला जो था। ठीक है, BT ब्रिंजल वाला। इसी तरह एक दो और न्यूज़ में चल रहे थे, लेकिन वो जो पहला जो इंडिया के अंदर जो पहली बार जो खाने वाला जो रियल के अंदर अप्रूव हुआ था वो ये है GM मस्टर्ड। ठीक है, तो मस्टर्ड मतलब सरसों का जो होता है वो है, और लेकिन इसको काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और बाद के अंदर स्टे लगा दिया गया था। आई थिंक ये भी ऑफिस को लॉन्च नहीं किया गया था, तो ये फर्स्ट इंडिजिनस है, याद रखना। फिर नेक्स्ट एक ये एप्टा प्रोटीन होता है, ये जो आप बार बार आपको न्यूज़ में देखा होगा, सुपर बग्स मिल रहे हैं इंडिया के अंदर, बाकी कंट्रीज़ के अंदर। सुपर बग होता है क्या है? जिसके खिलाफ जो अपनी लास्ट स्टेज वाले जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, फॉर एग्जांपल एक वो आती है कोलिस्टीन है या कुछ और हैं जैसे 2-3, वो जो एक्ट करना बंद कर देंगी उस पर्टिकुलर बग के खिलाफ, वो जो बग होगा उसके खिलाफ जो अगर वो मतलब किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है तो उसको सुपर बग बोल देते हैं ये लोग। वो सुपर बग होता क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि बाकी कीटाणु तो मर रहे हैं, जो भी हमारे वायरस बैक्टीरिया गया बॉडी के अंदर, एंटीबायोटिक दिया, खत्म हो गया, बंदा ठीक हो गया। लेकिन ये इस पर्टिकुलर केस में क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन जो सुपर बग्स होते हैं इनके खिलाफ इनके पास में एप्टा प्रोटीन होता है। ये एप्टा प्रोटीन से ये एंटीबायोटिक को इन्फेक्टिव बना देते हैं, एंड देन अपने आप को बचा के रखते हैं। ठीक है, फिर एक फूड फोर्टिफिकेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही होगा, फूड सेफ्टी यानी स्टैंडर्ड वाली। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? या अगर आपने इंडिया बुक पढ़ ली होगी अच्छे से तो, या वीडियोस देख लिए होंगे, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में याद रखना ही है। देन वी हैव 3 पेरेंट, ये बेबी वाला फंडा चल रहा है। FSSAI का न्यूज़ में चल रहा था लास्ट में, पोटेशियम ब्रोमेट का था। ठीक है, इसी तरह और कई जो न्यूज़ में चलते रहते हैं इश्यूज़ ना, तो उसके लिए बार बार ये आती रहती है, तो ध्यान रखना इसका। फिर ये पेरेंट बेबी वाला है, ये फर्स्ट मैक्सिको के अंदर हुआ था, एंड लीगलाइज इसको फर्स्ट किया गया है उसमें यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के अंदर। अब 3 पेरेंट बेबी होता क्या है ये देखिए, आपको याद रखना है कि 2 टाइप के इसमें वो होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, पहला है प्रो न्यूक्लियर और दूसरा है स्पिंडल। अब आप बोलेंगे ट्रांसफ़र किस चीज़ का हो रहा है? ठीक है, तो मैं समझाता हूँ आपको कि मान ली कि ये है मदर, जो रियल के अंदर मदर है, ये फादर है, एक होता है डोनर। ठीक है, इसमें इश्यू क्या चल रहा है? इश्यू ये चल रहा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का सारा इशू चल रहा है। जो मदर का जो अंडा होता है, एग लेते हैं, फादर के क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, ऐसे वो पूंछ होती है और उसका ये हो गया, तो अंडे के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ नॉर्मल बायोलॉजी पता होगी तो, उसके आसपास ये माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। ठीक है, तो इस मदर के जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं ना, ये क्या करते हैं? वो होते हैं डिफेक्टिव होते हैं, और ये डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया जब बच्चे के अंदर में जाएंगे,
ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, वो बच्चे के अंदर वो जो माइटोकॉन्ड्रिया से चीज़ों के जीन से जो डीएनए से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं वो उसमें हो जाएंगी और बच्चे की हालत वो मतलब बीमार बच्चा पैदा होगा। ठीक है, और ये जो ट्रांसफ़र जो होती हैं वो बीमारियाँ उसी माँ के ही माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका फर्टिलाइजेशन करवाया हमने। ठीक है, सो इसमें स्पर्म का और इसका, तो ये बना यहाँ पे अपना एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा कि दोनों न्यूक्लियो बना के क्या बना देंगे, इसको प्रो न्यूक्लियो बोलते हैं ये। तो अब ये जो प्रो न्यूक्लियर था इसमें क्या करेंगे हमने, ये यहाँ पे ये आ गया, ये इनका एम्ब्रियो आ गया इधर वाला। ठीक है, ये पार्ट यहीं पे है। ये फिर हमने डोनर को लिया कि दूसरी औरत को लिया, उसका हमने एम्ब्रियो, उसको जो हमने क्या लिया, उसका वो लिया हमने एग लिया, ये गलत दिया यहाँ पे, ऐसा कोई एम्ब्रियो नहीं होता है, इसका एग लिया और उस एग का क्या किया हमने, जो ये था न्यूक्लियस था ना, उसको निकाल के फेंक दिया बाहर, और जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया वाला था ये यहाँ पे ले लिया हमने। ठीक है, और इसके अंदर फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसके जो न्यूक्लियस थे उनको निकाला और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया हमने। ठीक है, और फिर हमने इसको क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया किसके अंदर, जो मदर है उसके वुम्ब के अंदर, उसके गर्भ के अंदर। ठीक है, एक तरीका और होता है, उसमें क्या करते हैं कि ये जो हमने जैसे ये पहले ही जो है ना, इसमें इसको फर्टिलाइज़ नहीं करवाएंगे, दोनों को मिलाएंगे नहीं, वहाँ पहले ही माँ का एग लिया, उसका न्यूक्लियस था, उसको बाहर उसको हमने क्या बोलते हैं कि बाहर निकाल लिया यहाँ पे, और डोनर लिया, तो डोनर का जो न्यूक्लियस था हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको तो खाली पड़ा यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पड़े डोनर वाले, इस न्यूक्लियस को निकाल के हमने यहाँ डाल दिया, तो इसको बोलते हैं स्पिंडल ट्रांसफ़र। बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पे हम एम्ब्रियो के अंदर न्यूक्लियस ट्रांसफर कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल एग के अंदर ही कर रहे हैं, तो उसको स्पिंडल ट्रांसफर बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो माँ का जो डिफेक्टिव जो ये थे अपने ये माइटोकॉन्ड्रियाज थे, ये क्या है, वो बच्चे में नहीं जाएंगे, हेल्दी वाले माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे में जाएंगे तो उसमें बीमारियाँ नहीं होंगी, तो उसको बोलते हैं। लोग बोल रहे हैं डिज़ाइनर बेबी। डिज़ाइनर बेबी का मंडा ये होता है कि आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि बच्चे की आँख ऐसी होनी चाहिए, उसके बाल ऐसे होने चाहिए, उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए। तो अगर हमें पता होगा कौन सा जीन मतलब डीएनए कहाँ कौन सा बैठा है, कौन सा जीन उसको पर्टिकुलरली कंट्रोल करता है कि भैया ये बॉडी पार्ट को, अगर हमें पता होगा तो हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो उसको डिज़ाइनर बेबी पता होगा कि माँ और बाप जो बैठेंगे और अपने हिसाब से बता देंगे, भैया टिक लगा देंगे ये चाहिए, और उस हिसाब से बाद में ये मैनिपुलेट कर लेंगे और बच्चा वैसे पैदा हो जाएगा। तो उसको डिज़ाइनर बेबी बोलते हैं। तो ये एथिक्स के खिलाफ जाता है, कुछ लोग बोलते हैं रिलीजन के खिलाफ है वगैरह वगैरह, काफ़ी आर्गूमेंट्स हैं इसके खिलाफ, और प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है नहीं। देन एक और आपको न्यूज़ में बार बार आता रहता है ये क्रिस्पर और Cas9 वाला। इसमें क्या होता है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होते हैं। ये आपको पता ही होगा कि ये क्लस्टर की फुल फॉर्म है। इसमें बेसिकली करना क्या होता है, अब ये देखिए, ये अलाउज परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स विद इन दी ऑर्गेनिजम्स। हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे, उसके जो जीन हो गए उसके अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, काटेंगे पीटेंगे। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है Cas9 होता है और एक होता है ये गाइड RNA, ये mRNA होता है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे काटेंगे पीटेंगे कैसे, मान लो कि ऐसे ये DNA स्ट्रैंड है जुड़ा हुआ है वो। ठीक है, तो जो ये mRNA होगा ये भाई साहब जहाँ भी उसको काटना होगा वहाँ जाके अटैच हो जाएंगे, तो ये पार्ट हो गया। तो बोलेंगे कि जो फिर ये बोलता है कि Cas9 को बुलाएगा कि आ जाओ और यहाँ पे आप अपना काम स्टार्ट करो, तो Cas9 यहाँ पे आएगा और उसको काट देगा। तो जो ये बाद में क्रिस्पर जो होगा वो अपना एक वो रिपीट लेके बैठा होगा, ठीक है, वो आएगा और बाद में अपना वाला पार्ट यहाँ पे जोड़ देगा। तो जो हमें पार्ट हमें चेंज्ड चाहिए, ठीक है, या जो भी हमें उसमें जो डीएनए में जो फ्यूचर में होना चाहिए उसमें नहीं चाहिए, तो हम उसको निकाल के फेंक देंगे, नया जोड़ देंगे। तो इसको ही ये क्रिस्पर और Cas9 से बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी फ्यूचर में बता रहे हैं कि जो अपने जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स का, ह्यूमंस का, ये काफ़ी इसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है बस छोटा सा, इसमें मुझे याद रखने की कोई खास है नहीं है, पता होना चाहिए Cas9 क्या होता है, गाइड RNA क्या होता है, क्रिस्पर क्या होता है, परमानेंट मॉडिफिकेशन करवाने में काम आएगा। हो गया। नेक्स्ट अभी देखते हैं बायोमास। बार बार न्यू में चल रहा है बायोमास। 3 स्टेज होती हैं इसकी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ भी आ गई है। फर्स्ट में क्या क्या होता है, जितनी एग्री क्रॉप्स वाला इशू है सारा, जितना स्टार्ची, सुगरी, ऑयली क्रॉप्स होती हैं, उनसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, फर्मेंट करेंगे, ट्रांसस्टिफिकेट करके हम एथेनॉल या बायोडीजल बना लेंगे। सेकंड जनरेशन आ रही है, इसके अंदर आप देख लो थर्मोकेमिकल प्रोसेस होती है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं हम, है ना। थर्ड के अंदर भी हम एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं और थर्ड में हम थर्मो भी करते हैं। तो बाद में इनसे हम करके ये फ्यूल और ये फेम वगैरह बना सकते हैं। तो सेकंड में आते कौन कौन से, जितने भी स्टार्ची वाले और वुड वाले जितने भी होते हैं, फाइब्रस जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप का जो वेस्ट हो जाता है, कचरा बच जाता है, वो जो आते हैं वो सेकंड जनरेशन में आएंगे। थर्ड में क्या आएंगे, एल्गी वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जितने भी एल्गी होंगे वो थर्ड जनरेशन में हम यूज़ करते हैं। फोर्थ के अंदर ये बोल रहे हैं कि हम इंजीनियर्ड क्रॉप्स को यूज़ करेंगे। इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बायोमास की यील्ड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इनका वो जो आउटपुट होता है, लो लिग्निन कंटेंट होता है, और ये कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये करेंगे पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन, डाइजेशन के अंदर। यहाँ किया, फिर हमें क्या मिला, इससे हमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा डिप्लोटेड ऑयल गैस की फील्ड के अंदर। प्लस हम इसको अल्ट्रा क्लीन कार्बन नेगेटिव फ्यूल्स बनाएंगे। ये याद रखिएगा, कार्बन नेगेटिव का मतलब होता है ये एक तो बाहर तो निकालेगा ही नहीं, पहली बात तो ठीक है, कुछ निकल नहीं रहा बाहर, कोई CO2 नहीं, कुछ नहीं निकल रही, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको भी यूज़ करके ये अपने उसमें नेगेटिव उसमें भेज देगा। ठीक है, जैसे सिक्वेस्ट्रेशन में यहाँ पे हो रहा है ये,
इतना याद रखिएगा। 4th जनरेशन के अंदर ये दोबारा एक अच्छा सा वो है, फीड स्टॉक हो गया, कॉर्न हो गया, वीट, ऑयल सीड्स हो गया, इनसे ये बन जाते हैं बायोइथेनॉल। फिर दूसरा फीड स्टॉक आ जाएगा, इसमें नॉन फूड क्रॉप आएंगी। पहली बात तो यहाँ पे फूड क्रॉप वाला इशू है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इनएडिबल वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है खाने से निकाल के, सिट्रस पील्स होती हैं, सॉडस्ट होती हैं, इसमें सेलुलोज वाले और जो ये वुडी वाला जो ये होते हैं सारे यहाँ पे आ जाएंगे। 3rd के अंदर आ जाएंगे फीड स्टॉक में एल्गी वाला, ये नाम याद रखिएगा, बोटायरोकॉकस एंड कॉलरेला वल्गैरिस। पूछ सकता है ये किस काम में आते हैं। माइक्रो एल्गी हो गया, एल्गी फ्यूल बनाता है ये, 3rd हो गया। 4th में आएगा, कोई डेफिनेशन अभी तक आई नहीं है, ऐसा कोई भी फ्यूल जो इन तीनों के अलावा हो उसको 4th जनरेशन बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि उसमें हम बायो इंजीनियर्ड जो क्रॉप्स होती हैं उनको यूज़ करेंगे। इसमें पायरोलिसिस को गैसिफिकेशन करते हैं अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट वी हैव हाँ एक जिलेटोर आया था। जिलेटोर आपने सुना भी होगा, ये अपने बनाया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने बनाया है। कहाँ पे? त्रिवंतपुरम में। ये मेन काम होता है मरीन ऑयल स्पिल्स को वो करना। इसमें याद रखिएगा जिलेटोर जो मॉलिक्यूल होता है वो आधा तो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब जो पानी को अपने उसमें अट्रैक्ट करने वाला, और आधा होता है हाइड्रोफोबिक, यानी पानी से दूर भागने वाला। ये वैसा वहाँ उसमें जाएंगे पानी के अंदर और वहाँ पर जाके जिलेटोर फाइबर्स बना लेंगे, उस पानी में हम डाल देंगे इसको तो। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा वो क्या करेगा, ऑयल को अपने पास खींचेगा लेकिन पानी को अपने दूर रखेगा, तो ऑयल भाग के इसके पास में आ जाएगा। और जब ऑयल इसके अंदर चला जाएगा तो ऑयल क्या बन जाएगा, जेल टाइप बन जाएगा। उसकी जो फ्लूइडिटी होती है, जो जिस तरह से तरलता जो बोलते हैं हिंदी के अंदर, ये जो भागने वाला पार्ट होता है ना पानी का इधर उधर, वो खत्म हो जाएगा और जेल में चेंज हो जाएगा, और वो स्कूपर उसमें जो अपने जिलेटर के अंदर ही पड़ा रह जाएगा। उसको हम स्कूप करके बाहर निकाल सकते हैं फिर स्पैचुला से। तो बहुत ही अच्छा एक सिंपल कॉस्ट, ये एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। उससे हम इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, बार बार इसको यूज़ किया जा सकता है। इवन ये क्रूड ऑयल जो होता है ना उसको भी ये निकाल, मतलब वो वहाँ से पानी से ऑयल स्पिल जो चल रहा होता है हमारा निकाल सकते हैं। अभी वहाँ मैं हुआ था, चेन्नई में हुआ था अपना, ठीक है, और फिर इसमें मुंबई में हुआ था कुछ सालों पहले। तो ये सब चलता रहता है। तो इसलिए इंडियन बनाते भी ये काफ़ी कुछ कर रहे हैं। एक ऑयल जेपर भी जो मैंने आगे कवर किया है। तो जिलेटोर हो गया, पार्टली हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक है, पार्टली जिलेटोर फाइबर बना लेगा, उसी के अंदर ऑयल चला जाएगा, जल बना के हम इसको स्कूप करके बाहर निकाल लेंगे। इवन क्रूड ऑयल भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव ए सोलर पावर ट्री। अब सोलर पावर ट्री आप देख लीजिए, ये जो भाई साहब हैं ये CSIR ने बनाया है, ठीक है। इसकी एक लैबोरेटरी है, ये सेंट्रल, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली किसने बनाया है। इसका मेन काम क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बनाना विथ एन इनोवेटिव वर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ दिस सोलर सेल। एक आगे फोटो भी है, इसमें एक ऐसा डंडा टाइप रहेगा, उसके ऊपर ऐसे वो तने निकले रहेंगे, वहाँ पे इन्होंने ये अपने सोलर के जो ये पैनल्स होते हैं वो लगा दिए हैं। तो जो नॉर्मल पैनल को हम यूँ लगाएंगे अर्थ के ऊपर, तो जैसा अगर 10 यहाँ पर लगाने, 10 का एरिया सोचिए कितना होगा, वो बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा एरिया हुआ। ये एरिया छोटा सा हमने यहाँ पे इतने में कवर कर दिया है। इसका मेन गेम यही है ताकि लैंड वाला जो इशू था वो कवर हो जाएगा इससे। फिर एक सोलर इम्पल्स है, ये जो इम्पल्स है ये सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक प्लेन बना है उन्होंने बहुत बड़ा, जिसके जो ये हैं पंख हैं, जिसके जो विंग्स हैं उसके ऊपर उन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हैं, और ये विंग्स हैं वो सोलर पैनल जो है वहाँ से दिन में ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी खींचता है और फिर सारा दिन चलता रहता है। इसमें कोई बाकी दूसरा टाइप का ईंधन, इंजन में उसमें ऑयल कोई वगैरह हो गया या पेट्रोल हो गया, कुछ गैस कुछ नहीं लगता है इसके अंदर, कोई और फ्यूल नहीं जाता है, केवल सोलर पावर पर चलता है ये। और इसने इसमें वर्ल्ड का फर्स्ट वो किया था, अर्थ का सर्कमनेविगेशन कर दिया था, मतलब अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट लिया था पूरा, केवल सोलर पावर के ऊपर, ठीक है। ये यूजुअली सिंगल सीटर है ये, ठीक है, एक ही बंदा चलाता रहता है इसको। इंडिया के अंदर भी आया था ये। नेक्स्ट मूव, ये फिर सोलर पावर के कुछ फीचर्स याद रख लीजिए। केवल 4 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड चाहिए, कितना 5 ये kV इसके लिए, किलोवाट ऑफ सोलर पावर ट्री के लिए। अगर हम नॉर्मली कन्वेंशनल होने जाएंगे तो 400 स्क्वायर फीट चाहिए होता है। तो सोलर पावर ट्री ने 400 की जगह केवल 4 स्क्वायर फीट के अंदर इतनी एनर्जी वो कैपेसिटी रखता है इसमें, ठीक है। और ये जो ग्राउंड वाले पे क्या जो एनर्जी अगर हमें एक इतनी मिल रही है तो इसमें क्या मिलेगी, 10 to 15% मोर मिलेगी। अगर हमें ग्राउंड पे 100 मिल रही है तो यहाँ पे 10 से 115% उसकी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊपर है आकाश थोड़ा सा, तो उसमें अच्छी सी लाइट आ पाती है। और 2 घंटा इसमें ये मतलब कि रात में बैकअप देगा इसमें, बैटरी बैकअप, ठीक है। तो रात में सनसेट के बाद भी लाइट देता रहेगा इसमें। इसके ऊपर वाटर स्प्रिंकलर्स लगे हैं जो अपने आप पैनल्स को क्लीन करते रहते हैं, ठीक है। तो बिकॉज आपको पता ही होगा इसमें कि धूल धूल जमती रहती है, या ये फोटो है इसकी याद रखिएगा, यहाँ जैसे अगर इसके ऊपर धूल जम गई तो इसमें वाटर स्प्रिंकलर अपने आप को क्लीन भी करते रहेंगे, ठीक है। तो इतने से लैंड के अंदर आप देख सकते हो, ये अपने मिनिस्टर साहब हैं, तो उन्होंने काफ़ी ये पूरा कवर कर दिया है। देन वी हैव ए दिस थिंग कि जो हेल्थ वाले कुछ इशू देख लेते हैं। इंडिया को रिसेंटली हमें बोला गया है कि हम फ्री हो गए हैं किस चीज़ से। पहला तो हो गया एवियन इन्फ्लुएंजा, एक तो, दूसरा हो गया मैटरनल टेटनस, और तीसरा हो गया यॉज। इंडिया ऑलरेडी किससे, हमको पोलियो तो फ्री बता ही चुके हैं हम लोग, एंड उसके पहले भी स्मॉल पॉक्स तो पूरा वर्ल्ड ही फ्री है उस चीज़ से, है ना। तो ये पता होना चाहिए नामों के अंदर। तो एवियन इन्फ्लुएंजा जो होता है उसका जो ये वायरस होता है उसका नंबर देखिए, जो H5N1 होता है। और अपना जो स्वाइन फ्लू है उसका याद रखिएगा H1N1,
है ना। तो ये इन्फ्लुएंजा को उन्होंने बता दिया है। फिर एक एडीज मॉस्किटो होता है, ये बहुत ही वो टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं इसको, ये चिकनगुनिया करवाता है। दिल्ली के लिए इलेक्शन चल रहे थे, बार बार न्यूज़ में आ रहा था, डेंगू फीवर चलाता है ये, फिर येलो फीवर को फैलाता है ये, और जीका वायरस भी फैलाता है। ये 4 इसके ये फेमस वाले याद रखिएगा, चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका वायरस, ये एडीज मॉस्किटो। ये क्यूलेक्स नाम के भाई साहब होते हैं, ये जापानीज इनकेफेलाइटिस जो अपने ईस्टर्न यूपी वाला जितना भी सारा मेन जो इशू चल रहा होता है। एनाफिलीज जो है ये मलेरिया के लिए है। एक ये आती है मछली आती है गैम्बूशिया, और एक ये आता है लुजिया का लार्वा। ये दोनों जो भाई साहब हैं ये मिलके क्या करते हैं, ये मॉस्किटोज़ के जो लार्वाज होते हैं इनको खाते रहते हैं। तो एक तरीके से ये इनको इस बीमारियों को कंट्रोल करने में यूज़ किया जा सकता है, और ऑलरेडी यूज़ हो भी रहा है ये। देन वी हैव इबोला चलता रहता है, न्यूज़ में देखा होगा, अफ्रीका वगैरह के अंदर। ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, इसमें कोई मच्छर वच्छर नहीं आता, ये बॉडी फ्लूइड्स भी इसके थ्रू फैलता है एक दूसरे से, सलाइवा हो गया, अपने सिक्रेशंस हो गए बॉडी के वगैरह। एक नया उन्होंने ऑर्गन खोजा है, ये बोलते हैं मिजेंट्री नाम का, ये ऑलरेडी पहले से खोजा हुआ था। ओनली थिंग इज कि इसको जो फंक्शंस हैं अभी पता चल रहे हैं। हमें सोचते थे कि पहले केवल ये बॉडी के जो सारे जो पेट में जो अपना एब्डोमेन जिसको बोलते हैं उसके अंदर सारे जितने भी ऑर्गन्स थे उनको ये कनेक्ट करता था पोस्टीरियर एब्डोमेनल वॉल से, पीछे वाले से, ठीक है, तो इनको होल्ड करके रखता था। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि ये होल्ड करने के अलावा इसके और काम भी हैं। तो एक तरीके से इसके पहले ऑर्गन वो ये नाम उसका प्रॉपर मिल गया। फिर एक मिटेंडियोन, ये एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है। अपने एक वो के जो पहलवान साहब थे वो जो न्यूज़ में नहीं आया था कि ये पकड़े गए हैं, बाद में डिस्क्वालीफाई हो गए थे अपने ओलंपिक से। तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड का ये कंपोनेंट का नाम याद रखना, पूछ सकता है वो, मिटेंडियोन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आईटी के प्रोजेक्ट लून है और एक्विला है। प्रोजेक्ट लून तो है अपना गूगल का, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो एक्विला है ये अपना है किसका, फेसबुक का। गूगल में तो इसमें क्या करेंगे ये लोग अपने वो कर रहे हैं, इसमें हाई एल्टीट्यूड बैलून्स वो हैं, उसके अंदर के वो एंटेना वेंटेना लगे रहेंगे छोटे मोटे, और ये पूरे जो नीचे वाला एरिया होगा उसको ये अपना इंटरनेट देंगे फ्री उसमें, ठीक है, रूरल वाले एरिया में और रिमोट वाले एरिया में। ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर इसको लगाएंगे, ठीक है। और एक एरियल वायरलेस नेटवर्क होगा 4G स्पीड देने वाला। अब फेसबुक ने क्या किया कि बोला कि हम कुछ अलग करेंगे। ये फर्स्ट फुल स्केल ड्रोन है इसके अंदर, ये सोलर पावर्ड ड्रोन है। ये सोलर पावर ड्रोन है, तो इसमें क्या करेगा, ये 3 महीने कंप्लीट आकाश में उड़ता रहेगा बिना लैंड किए हुए कभी भी। और ये लेजर को यूज़ करेगा डाटा को बेस स्टेशन से लेने के लिए, और आपस में ये जो 2 अगर ऐसे ये ऐसे लंबा सा एक ड्रोन है, ठीक है, यूँ वाले, तो इसमें ये घूमता रहेगा और आपस में भी एक बातें करते रहेंगे, और नीचे भी ग्राउंड स्टेशन पे भी बात करते रहेंगे, और ये पूरे के पूरे एरिया को जोन को इंटरनेट फ्री में देते रहेंगे, ठीक है। और ये लार्ज रूरल एरिया के अंदर जहाँ पर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे करेंगे। तो याद रखना प्रोजेक्ट लून गूगल का है, और ये इसका एक्विला फेसबुक का अपना ड्रोन वाला फंडा है। एक बार न्यूज़ में और आ रहा था ब्लॉकचेन वाला, आपने देखा होगा। यूजुअली ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जब नेट के ऊपर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो उसके अंदर, तो ये बिटकॉइन से रिलेटेड आपको पता ही होगा, बिटकॉइन तो आपने ऑलरेडी तैयार करके रखा ही होगा। तो जो बिटकॉइन होता है उसको जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, कोई दे रहा है कोई ले रहा है किसी से, तो उसमें ब्लॉक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं आपस के अंदर, ठीक है, इनको ब्लॉक्स बोलते हैं ये, ठीक है। तो इसमें जो ब्लॉक्स होते हैं वो क्या करेंगे, जिसने लिया उसके पास बनेगा, जिसने दिया उसके पास बनेगा, और आपस में कहीं और भी नेट पे बनता रहेगा। तो इन बॉक्स को अगर एक जगह का अपना डिलीट भी कर दे तो बाकी जगह इसकी वो प्रिंट रहता है। तो ये इसको क्या होता है कि अपने आप ये ऑटोमेटिक लेजर टाइप का पूरा ट्रांजेक्शन भरता चला जाएगा, और प्लस इसमें डिलीट करना और ओपेकनेस रहना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी बनती जाती है, और कोई भी चीज़ लीक नहीं होती है कहीं पे भी, और ये लीनियर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनते जाते हैं, ठीक है। ईच नोड जो कंप्यूटर वाला जो होता है ना कनेक्टेड जो बिटकॉइन से, उसके पास में कॉपी आएगी इस ब्लॉकचेन वाले की, भैया ये यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। और इससे क्या होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी एड्रेसेस का, बैलेंसेस का, मोस्ट वगैरह वगैरह का। तो अभी नॉर्मल हमारे जो बैंक्स हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि फ्यूचर में ज़्यादा जो आधा जो मैनुअल जो वर्क है वो खत्म हो जाए हमारा। तो ये ब्लॉकचेन लेजर टेक्नोलॉजी याद रखिएगा। फिर एक इंडिया ने लॉन्च कर दिया है भारत QR कोड। ये तो उसकी फोटो ये पता समझ में आ गया होगा। QR कोड होता है क्या, इसको बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। 2 डायमेंशनल होता है, इधर से कहीं से भी कर सकते हो आप। 360 डिग्रीज को आप कैमरे के कैमरा जो होता है ना, कहीं से भी आप इसको किसी भी एंगल से वो कर सकते हो, इधर से भी करोगे इधर से कहीं से भी करो, ठीक है। और ये आपको इसमें क्या होता है कि यूजुअली जो है छोटे मोटे जो डाटा वाटा होते हैं सारे इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। नॉर्मल वाला जो अपना जो कोड आता था, ये इस तरह जो डंडे होते थे उसके अंदर इसमें केवल 20 डिजिट तक आप स्टोर कर सकते थे। इस वाले में आप 7089 डिजिट तक स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे हमारा भारत QR जो कोड आता है उसमें ये जो QR कोड सिस्टम जो होते हैं ना, ये ऑल मर्चेंट आउटलेट के अंदर पेमेंट करने के लिए, कोई भी दुकानदार जगह पर जाओगे आप, अच्छे वाला जो भी होगा उसके पास में ये ऐसा वो अपना रहेगा, वो बाहर लगा के रखा होगा उसने, आप उसके पास जाएंगे और उसके ऊपर अपने उसको स्कैन करेंगे और जितना पैसा पे करना होगा उसको पे कर देंगे। तो उसमें आपको कार्डलेस की कोई वो जरूरत है ही नहीं, कार्ड एक्सपायरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हर दुकानदार को केवल एक QR कोड डालने की जरूरत होगी। ये बनाया किसने, ये अपने इंडिया के NPCI जो पता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड देन मास्टर कार्ड एंड देन वीजा, इन तीनों ने मिलकर बनाया है। इसको बोलते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम है ये। अब इसका क्या मतलब, इसके अंदर आने की जरूरत है नहीं, हमें इतना पता होना चाहिए भारत QR कोड क्या है, ठीक है। और RBI ने इसको करवा दिया था।
तो हमें पता हो गया वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम NPCI मास्टर कार्ड वीज़ा, ओनली वन डिस्प्ले नीडेड फॉर दी वन मर्चेंट। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अपना कार्ड लॉस का, कार्ड एक्सपायरी का, फटाफट हो जाएगा ट्रांजेक्शन। इसको QR कोड को बोलते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं। 2 डायमेंशनल होता है, किसी भी कैमरे से आप रीड कर सकते हो। 7089 डिजिट तक डाटा स्टोर करता है वर्सेज दी दूसरे वाला जो था उसमें 20 डिजिट ही स्टोर कर पाते हैं हम। नेक्स्ट मूव, ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स आ गए। चाइना का भाई साहब है टीहाउ लाइट नंबर 1 है वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर स्पीड के अंदर। फिर टिहाने भी चाइना के 2 है, थर्ड है ये USA का, सिकोया 4th है। देन इंडिया के कौन से हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया का सहसरा T है नंबर 1, आदित्य 2 है, TIFR 3, HP अपोलो, परम युवा ये 4th 5th पे आता है। ठीक है, तो ये सहसरा T याद रखना, आदित्य याद रखना, बस काफ़ी है 2। परम मिशन अभी नेक्स्ट इन्होंने रिसेंटली वो किया था कहाँ पे, IIT गुवाहाटी के अंदर, CDAC ने और इन्होंने दोनों IIT ने मिलकर दोनों ने बनाया है ये। और आपको याद रखना है कि जो फ्लॉप्स में इसका जो होता है ना, ये अपना जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो फ्लॉप्स के अंदर उनकी स्पीड नापी जाती है। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटेशन ऑपरेशन पर सेकंड करके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नॉर्मल कंप्यूटर में मिप्स होते हैं, तो ये फ्लॉप्स वाला सुपर कंप्यूटर का है। नेक्स्ट मूव, AC वर्सेस DC करंट आ गया। तो DC करंट जो होता है, ये जो भाई साहब हैं अपने, इसमें क्या होता है कि ये करंट जो होता है हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है हमेशा, और अल्टरनेट में क्या करेगा, वो करंट रिवर्स करता रहता है हर जैसे 1 सेकंड के अंदर 6 टाइम रिवर्स करेगा, पहले यूँ भागता रहेगा। ठीक है, उसी करंट लाइन के अंदर ये जो होता है वो कंप्लीट उसमें जाएगा इसको। ये और ये कहाँ मिलता है DC करंट, ये बैटरी जितनी भी होती हैं हमारी, फ्यूल सेल्स होती हैं, सोलर सेल्स होती हैं, सब में क्या मिलेगा, डायरेक्ट करंट मिलता है। और जो करंट, ये अल्टरनेटिव करंट कहाँ मिलता है, ये सारे के सारे अपने जो सॉकेट्स होते हैं, जो ये अपना इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र हो रही होती है घरों तक उस खप के अंदर AC मिलता है ये। देन वी हैव अल्टरनेटिंग करंट, दोबारा से डिस्क्राइब कर दिया इसने, फ्लो ऑफ चार्ज दैट चेंजेस डायरेक्शन पीरियडिकली, कि जो करंट जो होता है अपना वो पूरा यू मूव करता है। ठीक है, डायरेक्शन के अंदर उसमें क्या होगा कि जो वोल्टेज लेवल होता है ना वो भी रिवर्स हो जाता है। और ये सारा जो हमें घरों को बिजली देते हैं, ऑफिस बिल्डिंग को देते हैं, ये सब में ये आती है। जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट होते हैं सब में नहीं आएगा। लेकिन जो हमारी जो बैटरीज होती हैं जो रन करती हैं, प्लग्स होते हैं वॉल्स के अंदर, विथ AC अडेप्टर होता है, USB केबल जो हम यूज़ कर रहे हैं आज के मोबाइल वगैरह के अंदर, ये सब में DC इलेक्ट्रॉनिक करंट यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, सेल फोन्स हो गए, फिर हमारे जो फ्लैट स्क्रीन TV हो गए, फिर फ्लैश लाइट हो गई हमारी, फिर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, तो ये सब DC डायरेक्ट करंट वाले हैं। ठीक है, तो इतना ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सा करंट है, इसमें कौन सा करंट है, और डेफिनेशन पता हो गई हमें। लेट्स मूव। जो टेक्सटाइल्स होते हैं ये क्या होते हैं, परमिएबल फैब्रिक्स हैं, मतलब उसमें परमे हो सकता है, उसमें ये चीज़ें मतलब आ जा सकती हैं। लेकिन अगर हम सॉइल के साथ मिलाएंगे तो ये क्या कर सकता है, चीज़ों को इसकी एबिलिटी बन जाएगी, योग्यता बन जाएगी, इसकी सेपरेट कर पाएगा, फिल्टर कर पाएगा, रीइंफोर्स कर पाएगा, प्रोटेक्ट कर पाएगा, ट्रेन कर पाएगा। और ये पॉलीप्रोपिलीन है ना, पॉलिस्टर से बने होते हैं। अब इसको सोचिए कैसे कि आपने देखा होगा पानी जहाँ कई बार घरों के आस बह रहा होता है तो हमारी मिट्टी कट जाती है वहाँ से, है ना, लैंड कटना स्टार्ट हो जाता है, खड्डा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं यूजुअली गांव के अंदर या शहरों के अंदर कई जो थोड़ा सा आउटसाइड में रहते हैं वो बोरी लेते हैं या प्लास्टिक कट्टे लेते हैं अपने, और उसके अंदर ये रेत भर देते हैं, या इवन प्लास्टिक कट्टों को सिंपल वहाँ पे बना देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो वो एक तरीके से वो क्या मतलब रीइंफोर्स कर देता है उस जोन को। तो पानी क्या होगा, उस एरिया को काटना बंद कर देगा, ऊपर से जाना स्टार्ट कर देगा अगर हमने कट्टा यहाँ बिछा के रखे हुए हैं ऐसे तो। ठीक है, वरना वो क्या करेगा, यहाँ खड्डा बनाएगा फिर जाएगा तो ये मिट्टी कटना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या जमीन कटना स्टार्ट हो जाती है और जो लैंड होती है वो इनस्टेबल हो जाती है और बिल्डिंग खतरा हो सकता है। तो ये रीइंफोर्स करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ड्रेन करने के लिए इन्होंने पॉलीप्रोपिलीन ये पॉलिस्टर बनाते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, रोड वगैरह के अंदर, बैंक एयरफील्ड हो गया, अपना रिजर्वायर हो गया। ठीक है, तो ये यूजुअली टेंशन सरफेस में लगाया और तो ताकि सॉइल जो है ना वो स्ट्रेंथन हो जाए में। ठीक है, और ये सैंड्यूम्स के अंदर भी आप यूज़ करते हो, आर्मरिंग टू प्रोटेक्ट द अपलैंड कोस्टल प्रॉपर्टी, सेम चीज़ें वही हैं, पानी वाला ये जो बताया था मैंने। तो ये वर्ड याद रखना, जियो टेक्सटाइल का मेन काम क्या होता है, ये सॉइल से एसोसिएशन है इसका, ये ज़मीन वाला काम, सेपरेट, फिल्टर, रीइंफोर्स, प्रोटेक्ट एंड ड्रेन, पॉलीप्रोपिलीन पॉलीप्रोपिलीन बने होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, फ्लडिंग वगैरह, वेव एक्शन, जो पानी का वेव एक्शन होते हैं ना, लहर जाके गिरती है तो मिट्टी उड़ जाती है अपनी, तो स्टॉर्म सर्जेस हो गए, इनको सबको बचाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑयल जेपर आ गया जो मैंने बताया था, जिलेटोर वाला, इसमें 5 माइक्रोबियल स्ट्रेन है, याद रखना। उसमें तो केवल सिंपल एक वो था कि वो पार्टली हाइड्रोफोबिक और पार्टली हाइड्रोफिलिक था, पानी में जाया, पानी को मिला और वहाँ पे अपना उसने एक वो फाइबर टाइप बना दिया, उसी के अंदर ऑयल आके मिल गया और वो जेल बन गया और निकाल लिया हमने। यहाँ क्या है कि माइक्रोबियल स्ट्रेन है, ये भाई साहब क्या करेंगे, अंदर जाएंगे और ऑयल को खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 5 माइक्रोबियल जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, और जो पॉल्यूटेंट्स को अंदर लिया और बाहर क्या निकालें, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालते हैं। इसमें कोई बाहर हार्मफुल रेजिड्यू नहीं आता है। इसको बायो रेमेडिएशन बोलते हैं। रेमेडिएशन मतलब क्या होता है, किसी को सुधारना, किसी चीज़ को सॉल्व करना। और बायो क्या होगा, अगर कोई माइक्रोब आके या कोई ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर लाइफ है उसको बायो को बोल सकते हैं हम एक तरीके से, है ना, वो अगर इसको सुधारे तो हम उसको बायो रेमेडिएशन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एक मैगलेव टेक्निक आती है। मैग्ने को मतलब होता है मैग्नेटिक लेविटेशन।
ठीक है। तो अगर हम ऐसा देखेंगे हमारी जो ये ऐसे पटरी है, तो जो गाड़ी दौड़ती है ऊपर इसके ऊपर, वो इससे जो पटरी से कनेक्टेड रहती है, ठीक है, उसके ऊपर दौड़ेगी, ऐसे पहिया होगा उस पटरी के ऊपर घूमता है ऐसे, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक लेविटेशन में क्या होता है, वो पहिया आधा 1 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा और फिर वो ऊपर चलता है। उससे क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसमें इतना करंट होता है उसके अंदर, उसके नीचे जो अपना ये ट्रैक होता है और गाड़ी के अंदर, तो लिफ्ट रहती है वो, ठीक है, ऊपर रहती है। तो उससे क्या होगा, जब दौड़ेगी तो स्पीड से दौड़ पाती है और उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बचती है और बंदों की मतलब कॉस्ट एफिशिएंट भी हो जाती है थोड़ी सी। और ये विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड होता है ये। तो मैग्नेटिक लेविटेशन मतलब मैग्नेट से क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ से उठाना कोशिश करोगे, आप मैग्नेट को अपने हाथ में लेके तो उठ जाती है थोड़ी सी ना, तो वैसे ही लेविटेशन का मतलब होता है उठाना, मतलब ग्राउंड से ऊपर ऐसे तैरना, ठीक है। ये हो गया। फिर वी हैव ए RFID, आपने देखा होगा आजकल गाड़ियों पे हम जो टोल टैक्स पे जा रहे होते हैं, गाड़ियों पे ऑलरेडी एक वो शीशे के ऊपर से लेफ्ट साइड में या कहीं पे राइट साइड में जहाँ भी हो टैग सा लगा होता है, सामने वाले जो टोल टैक्स पंप जाएगा अपने आप रीड करता रहता है, पैसे कटते रहते हो, चलते रहते हो। ये एक टैग होता है जो हमें आइडेंटिफाई करने में और ट्रैक करने में काम आता है। इसमें ऑलरेडी एक चिप होती है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह होते हैं, उसमें पावर का सोर्स भी होता है, कुछ में नहीं भी होता है। तो जब सामने जब उसमें रेज गिरेंगे, वो लेजर बीम जो कि डालता रहता है ये, तो वो क्या करेगा, पैसिव टैग जो सामने वाली वो एनर्जी कलेक्ट की और उनको अपने फिर क्या होगा, अपने इसमें उन्होंने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो सामने वाला बोलेगा भाई 10 रुपये दे दो, अपने आप जो टैग जो होगा अपने आप उसमें से कटवा देगा आपके उसमें से, एंड देन आप उसमें आगे मूव कर सकते हो, है ना। और जो एक्टिव होता है उसमें बैटरी होती है, उसमें रीडर वीडर चाहिए होते हैं वगैरह, कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ठीक है। यमन का जीन्स आ रहे थे बार बार न्यूज़ के अंदर। यमन का जीन्स होते क्या हैं, ये ग्रुप ऑफ जीन है, 4 एसेंशियल जीन्स हैं ये, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं ये। लेकिन ये करते क्या हैं, ये हमारी जो बुड्ढी सेल्स होती है ना, ओल्ड सेल्स, कोशिकाएं जो हिंदी में बोलते हैं, ओल्ड सेल्स होती हैं, उनको रीजनरेट करने में काम आते हैं। इनको मतलब दोबारा वो नया बना रहे होते हैं, या नई जो सेल्स होती हैं उनको बना रहे होते हैं। तो यमन का जीन्स ये थे। इनका जो दूसरा नाम क्या है, OSKM है। अगर यू एग्जाम पूछ सकता है कि सिंपल एक सवाल आएगा कि OSKM किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए अक्टूबर 4, शॉक्स 2, किल 4, माइक सी। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना कि OSKM जो है ना वो 4 सेल्स के नाम थे, OCT4, एक्सॉक्स वगैरह, उसके ऊपर रखा गया था। इनका दूसरा नाम यमन का जीन्स भी है। और ये ऐसे 4 जीन हैं जो अपनी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको रीजनरेट करते हैं, नया बनाते हैं पुरानी को, और जो नई वाली जो सेल्स होती हैं उनको अपने आप ग्रो कर लेते हैं। ये जापानी भाई साहब, ये एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पर रखा गया था। ये करते क्या है, ये जो नॉर्मल ये जीन्स जो होते हैं ना, अगर हम किसी बॉडी में कहीं किसी पार्ट में डाल दिया, कुछ कर दिया हमने, जो नॉर्मल एडल्ट सेल्स होती हैं हमारी, एडल्ट से मतलब जो मतलब नॉर्मल एडल्ट की इंसान की, उसको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में आप कन्वर्ट कर दोगे। अब प्लूरिपोटेंट क्या होता है, स्टेम सेल्स यूजुअली कहाँ होते थे, पहले हम एम्ब्रियो से निकालते थे, ठीक है। स्टेम सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, उनकी ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है कि हम कहीं पे भी उनको लेके जाके कुछ यूज़ करना चाहेंगे तो वो उस ऑर्गन में चेंज हो जाएंगी, नई नई चीज़ें बना सकती हैं, नए ऑर्गन बना सकते हैं। इवन कहते हैं कि अगर हमको ढंग से टेक्नोलॉजी पता चल जाए तो स्टेम सेल्स से पूरी बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो बॉडी जो सेल होती है वो प्लूरिपोटेंट होती नहीं है, तब करें क्या, तो हम एडल्ट सेल्स को प्लूरिपोटेंट में चेंज करते हैं। तो प्लूरिपोटेंट में क्या होता है, नॉर्मल एडल्ट सेल को चेंज कर दिया प्लूरिपोटेंट के अंदर, तो वो किसी भी ऑर्गन में चेंज हो जाएगी। तो उस टेक्नोलॉजी के लिए फिर हमने इन जीन्स को नॉर्मल एडल्ट सेल में डालना स्टार्ट किया था, उससे ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बनना स्टार्ट हुई। ये प्रोपेगेट इंडेफिनेटली हो जाती हैं और डिफरेंट टाइप की सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। हार्ट हो गया, न्यूरॉन्स हो गया, पेनक्रेटिक हो गया, लीवर सेल्स के अंदर, ठीक है, ये हो गया। अभी एम्ब्रियो से पहले हम लेते थे, तो लोग बोलते थे कि हम एम्ब्रियो से लेना इज क्या बोलते हैं कि एथिक्स के खिलाफ है, वो परमिशन नहीं दे रहा है। कई लोग मार भी डालते थे एम्ब्रियो को अपने स्टेम सेल्स लेने वेने के लिए, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने बोला कि यमन का जीन्स का ढंग से पता लगाने के बाद में और इनके इंट्रोडक्शन के बाद में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हमारे बनना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। देन वी हैव अ पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि ऐसी एक इलेक्ट्रिसिटी जो मैकेनिकल स्ट्रेस से आती हो। फॉर एग्जांपल इसमें बताया कि जैसे पीजो इलेक्ट्रिक होता क्या है, कुछ मटेरियल होते हैं हमारे पास में, ठीक है, जैसे कुछ एक ऐसा कुछ मटेरियल है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, वो करंट दे सकता है, अल्टरनेट करंट। और ये देगा कैसे, जब हम उसको मैकेनिकल स्ट्रेस देंगे, उसको प्रेस करेंगे ऊपर से, तो प्रेस करने पे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा उसके अंदर, या उसको, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप जनरेट होगी और वो स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे कोई मटेरियल, एक तो ये क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज जो मटेरियल जो है ये पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक दूसरा सिरेमिक्स भी होते हैं, बाकी एक सॉल्ट होता है, रोशेल सॉल्ट बोलते हैं। ये सब क्या करते हैं, जब हम प्रेस करोगे ऊपर से तो इसके अंदर स्टोर ये मैकेनिकल स्ट्रेस वो आने से क्या होगा, प्रेस करने से करंट जनरेट होना स्टार्ट होगा और करंट अपने आप स्टोर भी रहता है और फ्यूचर में हम इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस करंट को किसी आपने किसी मशीन में लगा दिया, किसी और टेक्नोलॉजी में यूज़ कर लिया, है ना। तो ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी याद करना कि मैकेनिकल स्ट्रेस से करंट उसमें पैदा हुआ, स्टोर कर लिया आपने और वाइब्रेशन से वो हो जाता है। एंड देन वी हैव ए अपना ये CNG और अपना LPG का एक थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। छोटा सा सवाल बनता रहता है UPSC में, कहीं ना कहीं हर 2-3 साल में एक बार पूछता रहता है। CNG होती क्या है यूजुअली, ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा, वो कंप्रेस्ड ये नेचुरल गैस है। और LPG क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
है ना। तो जो CNG जो कंप्रेस नेचुरल गैस होती है सिंपली मेथेन ही होती है उसके अंदर, नेचुरल गैस तो मेथेन होती है। अब उसको कंप्रेस करके आपने प्रेशर होता है 200 ये 48 बार के बीच में, 200 to 42 बार्स के बीच में, उसमें आपको स्टोर करके रखते हो, ठीक है। CNG तो ये हो गया। लिक्विफाइड क्या होता है, ये मिक्सचर पता ही होगा, ये प्रोपेन एंड ब्यूटेन का है, ये आई थिंक 2013 में भी पूछा भी था पहली बार। एंड ये 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप लिक्विफाई कर लेते हो, इसको पानी में चेंज कर देते हो लिक्विड की तरह ना। और ये प्रेशर क्या होगा 1.7 to 7.5 बार के बीच में, तो उसका बहुत ज़्यादा, ऊपर वाले का इसका बहुत कम है। कुछ LPG के सिंपल जो वर्जन आते हैं उसमें केवल प्रोपेन भी आप यूज़ करते हो। CNG का आप देखो फ़ायदे देखो आप, ये चीपर, सस्ती है और साफ़ है। LPG क्या होती है, लेकिन उसकी कैलोरी वैल्यू ज़्यादा है, कि अगर उसने हमको दोनों का 1-1 किलो ले लेंगे तो LPG ज़्यादा एनर्जी देगा कंपेयर टू दी CNG। ये इतना इसका याद रखना, CNG सस्ती है और साफ़ है, मतलब कि उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और गैसेज जो होती है ना, ये निकालती नहीं है, लेकिन LPG निकालती है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो नेचुरल गैस के लिए ईजियर होता है, ठीक है। और क्योंकि वो उसमें जो ये पाइपलाइंस होती है उसके अंदर आप CNG को मूव कर सकते हो, LPG को आप मूव नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो थोड़ी सी हैवी होती है। इसमें एक छोटा सा और कंपैरिजन यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला CNG मिथेन है और LPG अपना प्रोपेन ब्यूटेन है। 1 to 1 ऐसे देख लेना। सोर्स देखिएगा, ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस इन द कंडेंसेंट वेल वगैरह। तो ये जो मेथेन होती है कहाँ से, नेचुरल गैस के जो वेल्स हो गए, ऑयल वेल्स हो गए, कोलबेट मेथेन हो गए, यहाँ से मिलती है। लेकिन LPG कहाँ होती है, ये गैस फील्ड से अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होती है जब आप नेचुरल गैस निकाल रहे होते हो तो, या आप जो क्रूड, ये जो अपने क्रूड ऑयल की जो आप रिफाइनिंग करते हो तो क्रैकिंग प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट भी बन जाता है। तो एक MCQ यहाँ बनता है, याद रखना ही अपने आप। पहले बार तो आप उस गैस फील्ड वगैरह से, कोलबेट मेथेन से, ऑयल वेल से निकालोगे, ये क्रूड ऑयल की जब रिफाइनिंग करोगे तो क्रैकिंग प्रोसेस से भी निकलती है और कई बार ओरिजिनल ऑयल से भी निकल जाती है सीधी। ये जो होती है ऑटोमोबाइल्स में आपको एज ए सब्स्टिट्यूट पेट्रोल की जगह आप इसको CNG को यूज़ कर रहे हो। LPG का यूज़ क्या है, खाना में हीटिंग करना, कुकिंग करना, होम रेफ्रिजरेशन वगैरह के लिए, ऑटोमोबाइल फ्यूल में भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखिए, कम इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसके अंदर CNG के अंदर। LPG ज़्यादा CO2 निकालती है, लेकिन पेट्रोल के कंपेयर तो LPG जो सीन दोनों ही अच्छी हैं। प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये पहली वाली लाइटर इन द एयर है और फटाफट अगर जैसे गाड़ी से किसी कार से लीक हो रही है CNG तो फटाफट वो उसमें बाहर भी निकल जाती है, डिस्पर्स क्विकली ना, हवा के अंदर निकल के इधर उधर चली जाएगी। लेकिन LPG क्या होती है, ये भारी होती है हवा से और लीक होने पर ये वहीं पड़ी रहती है आसपास वाले ग्राउंड के एरिया के अंदर, इसलिए ये बहुत खतरनाक हो जाती है और हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, फटाफट आग लगती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये LPG हो गया। सेफ्टी के लिए इजीली डिसिप्लिन बता दिया, रिस्क ऑफ इग्निशन मिनिमाइज होता है, इसमें ज़्यादा रिस्क होते हैं LPG के अंदर। तो ये 4-5 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला मिथेन है, दूसरा प्रोपेन ब्यूटेन है, वो कहीं से भी निकल जाएगी, नेचुरल ऑयल गैस हो गया, और मेथेन के जो बेड होते हैं ये कोलबेट मेथेन हो गया। दूसरी वाली जो होती है LPG होती है, वो क्रैकिंग प्रोसेस जब हम क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते निकलती है, और नॉर्मली भी कभी कभी कहीं से किसी गैस फील्ड से निकल जाती है। पहला वाला आपको पता है ये गाड़ी में यूज़ करते, दूसरी वाली कहाँ, हीटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, इनमें यूज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल इफेक्ट में पहले वाला क्या था, वो ग्रीन हाउस गैसेज निकालती नहीं है, दूसरी वाली निकालती है। और पहली वाली क्या होती है, सेफ है क्योंकि वो हल्की हवा से फटाफट इधर उधर चली जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। दूसरी वाली क्या होती है, भारी होती है, वहीं ग्राउंड में पड़ी रहती है, तो महंगी हो गई। ऐसे पहले MCQ हमने एक और तैयार किया था कि जो कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा है, LPG की, मतलब कि सेम अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी वो देती है LPG। एक और बाद में न्यूज़ आती रहती है, आपने देखा होगा, सिन गैस करते रहते हैं, ये एब्रीवेशन है किसके लिए, सिंथेसिस गैस के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, एक मिक्सचर होता है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन अपना ये CO2 का प्लस हाइड्रोजन का, ठीक है। इन तीनों को मिला के सिनगैस बनती कब है ये, अगर हम गैसिफिकेशन करवाएंगे किसी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल का, लाइक हमने कोल बेड था, ठीक है, जहाँ से कोल निकलता है, हमने उसके अंदर आग लगा दी और फिर उसको मतलब बंद कर दिया, तो जो गैस निकल के बाहर आएगी वो सिनगैस होगी, ठीक है। तो ये होता है। इसकी यूजुअली इंटरमीडिएट हम यूज़ करते हैं, ये सिनगैस मतलब बीच का सा पार्ट है, अब कहीं से आ रही है कहीं और चली जाएगी, कहाँ जाएगी, ये सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने में काम आ सकती है, या अमोनिया बनाने में काम आती है, ये मिथेनॉल बनाने में काम आती है। ये यूजुअली गैसिफिकेशन का ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। गैस मतलब किसी आप चीज़ को जला के या कुछ करके आप गैस बनाते हो, तो वो गैस निकल के आती है ना, वो सिनगैस होती है। और उस सिनगैस को हम नेचुरल गैस में चेंज कर सकते हैं, अमोनिया में चेंज कर सकते हैं, मिथेनॉल में चेंज कर सकते हैं। मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, कंबस्टिबल होती है, आग लग सकती है, इसमें फ्यूल के लिए यूज़ किया जा रहा है। लेकिन इतना याद रखना, ये खुद नहीं जलेगी जल्दी से डायरेक्टली, इसके साथ जलेगी या, लेकिन ये फ्यूल सोर्स यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना ये इसकी एनर्जी डेंसिटी नेचुरल गैस से आधी होती है और ये कई सोर्सेज से बन सकती है। नेचुरल गैस से भी बन पाएगी, कोल से, बायोमास में, स्टीम वगैरह से। एक ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ऊपर वाला जरूर याद पढ़ लेना आप। गैस, सिंथेसिस गैस, CO2, CO एंड हाइड्रोजन हो गया था। गैसिफिकेशन ऑफ कार्बन कंटेंट फुल इंटरमीडिएट होता है नेचुरल गैस के अंदर और मिथेनॉल और अमोनिया के अंदर, और बाकी भी कई केमिकल्स होते हैं। गैसिफिकेशन का प्रोडक्ट होता है, ये अपना खुद नहीं जलती, कैनॉट बी बर्न डायरेक्टली बट कैन बी यूज एज ए फ्यूल सोर्स हो गया। नेक्स्ट वी हैव सिनलाइट। अब एक सिनलाइट बार बार न्यूज में चल रहा है, जर्मनी में इन भागे लोगों ने क्या किया, जुरिच नाम की जगह है वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक 149 सूप्ड अप फिल्म प्रोजेक्टर स्पॉटलाइट लिए हैं उन्होंने।
जो फिल्म प्रोजेक्ट में देखा नहीं होगा, यहाँ से एक डंडा से ऐसे लगा होता है, लाइट लगी होती है, एक डंडा यहाँ लगा होता है, फिर सेट लगा होता है, लोग यहाँ पे वो कुछ कर रहे होते हैं। वो इतनी भयंकर लाइट होती है कि उनको ये जो ना सूप्ड अप फिल्म प्रोजेक्ट की स्पॉटलाइट ले ली उन्होंने, और उन्होंने लाइट प्रोड्यूस की एक जगह के ऊपर जो 10,000 टाइम ज़्यादा नेचुरल सनलाइट जो अर्थ पे होती है ना उससे तगड़ी होती है। आकाश से लाइट आई इस एरिया के अंदर, तो वो एक मान लो उसका अमाउंट है। इन्होंने क्या किया कि वो 10,000 ऐसे स्पॉटलाइट यहाँ पे कन्वर्ट उसमें फोकस कर दिया, तो यहाँ पे 10,000 टाइम सनलाइट से भी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे वो उन्होंने सनलाइट देना स्टार्ट कर दिया। ये जब जब इन लैंप्स को आप जब कंसनट्रेट करवाते हो तो 3,500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वहाँ पर जनरेट होता है। जो ब्लास्ट फर्नेस जिसके अंदर स्टील से बनाते हैं हम लोग, उससे भी 3 गुना ज़्यादा टेम्परेचर है ये। ठीक है, इसका मेन काम किया क्या था हमने, ये ऑप्टिमम सेटअप हम चेक कर रहे थे कि हम नेचुरल सनलाइट को कंसनट्रेट करें फ्यूचर के अंदर, जो आकाश से सनलाइट जो आ रही है हम उसको कंसनट्रेट कर लें तो क्या हम हाइड्रोजन फ्यूल बना पाएंगे। बस इसको चेक करने के लिए उन्होंने ये सारा नाटक पूरा स्टार्ट किया था। तो ये आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, ये जितनी भी ये दिख रही हैं ये लाइट, ये बीच में ऐसे डंडे से हैं, ये सारी वो फिल्म प्रोजेक्ट के सनलाइट से उन्होंने इकट्ठा कर लिया और एक जगह उन्होंने एनर्जी देना स्टार्ट कर दी। कहते हैं कि अगर सामने अगर इंसान खड़ा हो जाए तो वो 1 सेकंड में जल जाएगा पूरा का पूरा। देन अनदर एक न्यूज़ में चल रहा था फ्रैंकन फिक्सेशन। ये भाई साहब क्या आते हैं कि एक जेनेटिक उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है। किसमें किया है, जो ऑलरेडी हम 3-4 जो किंगडम है, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, किसी इंसेक्ट हो गया, इन सब के अंदर एक बायोसिंथेटिक पाथवेज होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा इधर से ले थोड़ा इधर से ले, सबको मिलू के एक फ्रैंक फिक्शन एक ऐसा नोवल पाथवे ढूंढा था जो एक न्यू CO2 फिक्सिंग एंजाइम था। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है ये, उसको लेके ताकि वो जो क्या कर पाएगा, हमारी जो CO2 होती है ना, जैसे प्लांट्स के अंदर हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है वो अपने उसके अंदर, तो जब CO2 अंदर लेता है तो उसमें क्या होता है कि सारा अच्छे से उसको यूज़ नहीं कर पाता है वो। तो उन्होंने एक नया CO2 फिक्सिंग एंजाइम ढूंढा, बाकी बायोसिंथेटिक पाथवेज के अंदर डिफरेंट उन्होंने वो स्टेप्स ढूंढे, उन सबको मिलू के उन्होंने एक एंजाइम के थ्रू एक ऐसा मतलब स्टेप बनाया है जिसके कारण जो प्लांट्स होंगे वो CO2 को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे सनलाइट को एज एन एनर्जी यूज़ करते हुए। ठीक है, और ये जो एक तरीके से जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया और फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉइल, तो ये ज़मीन के अंदर यूजुअली काम करने में काम आएगा। अगर हम इस पाथवे को परफेक्ट कर लिया तो हमारे जो प्लांट्स के स्पीसीज होंगे, ट्रीज होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, वो इस तरह से हम बनाएंगे कि ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हो अपने आप एटमॉस्फेयर से खींचेंगे और खींच के ज़मीन के अंदर डालते चले जाएंगे वो। तो एक तरीके प्रोसेस है, याद रखना। तो फ्रैंकेनस्टाइन एक आपको याद होगा एक ऐसा इंसान बनाया था कभी 1600 1700 सेंचुरी के अंदर, जो भी याद नहीं है एक्चुअली, 1800 से आया था। तो फ्रैंकेनस्टाइन ये बोलते हैं कि डिफरेंट बहुत बड़ा इंसान बनाया था उन्होंने। ह्यूमन बॉडी ली थी, उसमें कई कुछ पार्ट किसी का ले लिया, कोई और बॉडी पार्ट किसी और एनिमल का ले लिया, तो एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बताते हैं उसको। तो उन्होंने एक ऐसे फ्रैंकन फिक्सेशन बनाया है कि हमें CO2 फिक्स करनी है सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर, लेकिन करेंगे कैसे, प्लांट्स के अंदर करेंगे। अब उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट पाथवेज ढूंढना स्टार्ट किया, एंजाइम ढूंढा उन्होंने, न्यू CO2 फिक्सिंग एंजाइम ढूंढा, इन सबको मिलाकर डिफरेंट पाथवे को उन्होंने जोड़ना स्टार्ट किया। और उसको कहते हैं कि प्लांट के अंदर उन्होंने सक्सेसफुली उसका वो एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है कि अगर हम इसको प्लांट के अंदर हम इसको फिक्स कर दें बाद फ्यूचर में जीन मॉडिफिकेशन के थ्रू, तो CO2 जो प्रॉब्लम चल रही है, हमारी जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम चल रही है, ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, वो सारा का सारा इफेक्ट हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये फ्रैंकन फिक्सेशन वाला किस में काम होता है। एक न्यूज़ में बार लिडार चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक सर्वेइंग मेथड होती है। पहले तो आप ये देखिए कि हम क्या होता है कि जैसे यूजुअल जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं ऐसे ना, इधर जा रही है या ट्रेन चल रही है ऐसे, तो ये जा रही है तो इनमें लिडार लगाई जाती है। पल्स्ड लेजर होता है एक लाइट। ठीक है, वो क्या करेगी, हम गाड़ी वाला जो होगा सामने भेजेगा ऐसे, तो सामने कोई लैंड आ गया या कुछ और गाड़ी चल रही है या कुछ और ऑब्स्टिकल आ गया या साइड में जो टेरेन होता है ना ये कुछ आ गया, तो ये टकरा क्या करेगा, सेंसर लगे होते हैं, वो टकरा के रिफ्लेक्ट जो पल्स होगी वापस आएगी। ठीक है, और उसमें जो लेज़र के जो रिटर्न टाइम्स हो गया, कितने टाइम के अंदर वापस आ रही है, वेव लेंथ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ गए, तो ऑल ओवर जो आसपास का जितना भी एरिया होगा ना, वहाँ का हमें एक रिप्रेजेंटेशन फोटो बननी स्टार्ट हो जाएगी एक तरीके की। ठीक है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये होती है सिंपल सी बात है। जैसे रडार यूज़ नहीं करता है कि सामने वो तरंग भेजेगा, वो अपनी वो जो रेज भेजेगा, जो टकरा के वापस आएंगे तो बता देगा कि यहाँ पे कुछ मतलब प्लेन आ रहा है या कुछ और आ रहा है, तो इस तरह चेंज करता रहता है। लिडार में हम क्या करते हैं, पल्स्ड लेजर लाइट फेंकते हैं सामने की तरफ इल्यूमिनेट करने के लिए, ताकि हमें आसपास के पूरा टेरेन जो होता है ना, जो एरिया होता है, कहाँ पहाड़ी है, कहाँ क्या है, कहाँ खड्डा है, कहाँ झील, सब पता चलना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर। ये देखिए, अगर लिडार का मेन काम होता है कि हाई रेजोल्यूशन मैप्स बनाने में, जियोडेसी, जियोमेट्री, आर्कियोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, फिजिक्स वगैरह, लेजर, इन सब के अंदर यूज़ करने में काम आती है। ठीक है, और जैसे एक नया ये इसलिए न्यूज़ में चल रहा था बार बार, कुछ ऑटोनोमस कार हैं जो अपने आप चलने वाली, उनमें कंट्रोल एंड नेविगेशन के लिए। अब अपने आप जो कार होगी उसको दिखता कुछ है नहीं, उसके अंदर कोई मतलब विजन तो है नहीं उसके पास में, तो वो क्या करेगी, उसके लेजर लिडार लगा होगा, वो जाएगी सामने ऐसे, यहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ एक और गाड़ी चल रही है, यहाँ इंसान चल रहा है, वो टकरा के आएगी, तो ये अपने आप स्पीड कम करना कैसे करना है, फ्यूचर में कितनी गियर पे चलना है, कितनी स्पीड पे चलना है, ये अपने आप कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको लेजर स्कैनिंग एंड 3D स्कैनिंग बोलते हैं। आजकल ये एयरबोर्न हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह में भी यूज़ हो रही है छोटा सा, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, पल्स लेजर लाइट थी जो रडार की तरह काम करती है, और ऑटोनोमस व्हीकल के अंदर इसका मेन वो आ रहा है। अब इसमें देख लो आप, रडार में क्या होता है कि रेडियो वेव भेजते हैं हम लोग, है ना, वो सामने जाएंगी,
ट्रांसमिट हुई, टकराई और लौट के वो रेडार के बस में आ गई, तो हमें पता चल गया सामने क्या है। लिडार में क्या करेंगे हम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पल्स लेजर लाइट है वो हम भेज रहे हैं रेडिएशन वाली, ये ऑपरेट करती है अल्ट्रा वायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन के अंदर, तीनों के अंदर, तो इसलिए हम इसको लेजर रडार बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड हो गया। ये बेसिकली ट्रांसमीटर रिसीवर तो डिटेक्टर पता है, ये ट्रांसमिट तो भेजेगा, रिसीव वापस रिसीव करेगा, फिर डिटेक्ट कर लेगा, तो ये सब पता चलता रहता है। इसमें डिफरेंस याद रखना, लिडार जो होगा ना वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली यूज़ करता है, ये अल्ट्रा वायलेट है ना, IR रेंज वाली। जो रेडियो वेव होती है बहुत ज़्यादा उनकी वो होती है, हाई वेवलेंथ होती है। ये जो होती है ना लिडार, वो नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट के लिए भी सेंसिटिव। लिडार क्या है कि उसको लोहे से टकराना पड़ेगा तभी पता चलेगा क्या हो रहा है। लिडार क्या होगा, नॉन मेटेलिक, मतलब अगर उसमें लोहा नहीं भी है ना, अगर नॉर्मल वाला भी है, मिट्टी है, पहाड़ है, तो इस तरह कुछ होगा तो वो भी पता लगा लेगा, पेड़ का भी पता लगा लेगा ये अच्छे से। बहुत ही नैरो बीम भेजता है, जिसके कारण रेजोल्यूशन बहुत अच्छा मिलता है। ये बहुत ही अच्छी बेटर चॉइस है किस चीज़ के लिए, हम वेदर पैटर्न की स्टडी करने के लिए हो गया, स्मॉल टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, और कुछ नॉर्मल चीज़ ऐसे याद रखें। ऑटोनोमस व्हीकल वाला मेन चीज़ याद रखेगा, उसका न्यूज़ पूछ सकता है। फिर एक पावर सेल चल रहा था बार बार, आपको याद होगा JNK के अंदर वो पैलेट गन्स वाला यूज़ हो रहा था, तो काफ़ी इंजरीज हो रही थी और काफ़ी हो हल्ला हुआ था, ह्यूमन राइट्स वगैरह। तो उन्होंने एक डिफरेंट एक पावर सेल, उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है कि हम उसकी जगह बुलेट में जो ये जो अपनी जो पैलेट जो गन थी उसकी जगह हम एक पावर सेल यूज़ करेंगे। ये पावर सेल होता क्या है, देखो एक चिली होती है, हमारी जो मिर्ची वाला जो पाउडर होता है उसके अंदर एक ये मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, इसका नाम है पेलार्गोनिक एसिड वेनिलामाइड, ठीक है। तो ये जो पेलार्गोनिक जो एसिड वेनिलामाइड जो होता है ना, ये हम क्या करते हैं कि अपने उसमें गन में डालेंगे, फेंक देंगे, वो ब्लास्ट करेगा। वो ब्लास्ट करके जो पूरी जो मिर्ची वाला जो कंपाउंड होगा पूरे तरह चारों तरफ फैल जाएगा और किसी की आंख में लगेगा, किसी की स्किन पे लगेगा, तो एक जलन पैदा कर देता है उनके अंदर। उसके कारण क्या होगा, उनकी हिम्मत नहीं होगी घूमने की, भागने की, पत्थर फेंकने की, जो भी सामने जो राइटर्स होते हैं ना, तो ये इनकेपेसिट कर देगा, वो वहीं पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है, अपने उसमें चक्कर में आखा के, एंड बहुत ज़्यादा उनको क्या वो दर्द हो रहा होगा आंखों के अंदर वगैरह, तो इमोबाइल रहेंगे कई मिनटों के लिए। तो ये पावर सेल याद रखना, कहीं पे आता वाला किसी को यूज़ होगा तो उसका ये पेलार्गोनिक एसिड वेनिलामाइड, उसके अंदर वो कंपाउंड होता है, नेचुरल चिली पेपर से बना होता है, और बाद में ये राइटर्स को कंट्रोल करने में यूज़ कर सकते हैं। अभी एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ये 2-3 साल पुराना है वैसे तो, एक बायोनिक लीफ बनाई थी। इसलिए मेन चीज़ है कि बिकॉज कि हर चीज़ में या तो एनर्जी से कम मेन है वो, या अगर CO2 से कुछ है, या इन्वायरमेंट से कुछ है, तो ये कोई भी जैसा कोई इन्वेंशन होता है ना वो पूछ सकते हैं वो। तो बायोनिक लीफ में क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया बायोनिक लीफ ने कि सोलर एनर्जी यूज़ की, सूर्य की एनर्जी को यूज़ किया किस चीज़ में, पानी को तोड़ने में, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, और उसके बाद में उन्होंने हाइड्रोजन ईटिंग बैक्टीरिया को पकड़ा, उसको डाल दिया उसके अंदर। उसने क्या किया कि ताकि वो लिक्विड फ्यूल बनाए, कहाँ से, CO2 से। तो ये एक तरीके का आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस सिस्टम है। आप एक वो लीफ देखते हो, पेड़ की पत्ती होती है ना, पेड़ की पत्ती होती है ऐसे, उसका मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, कि सूरज की रोशनी को लेना, CO2 को लेना, उसमें एनर्जी बनाना, कार्बोहाइड्रेट बनाना, और प्लांट को देना कि प्लांट अपना उसमें उसका जो सिस्टम वो सस्टेन कर सके, एक तरीके से खाना हो गया वो, है ना। अब इन्होंने क्या कि बायोनिक लीफ बना ली है, ठीक है, और बायोनिक लीफ क्या करेगी, वो भी ऐसा ही काम करेगी, पानी आएगा, ठीक है, तो पानी को वो तोड़ेगा किसमें, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन एक्टिव बैक्टीरिया वहाँ बैठा होगा, वो क्या करेगा, ऊपर से CO2 आ गई, सोलर एनर्जी आ गई, CO2 क्या बोलते हैं इसको, यूज उसमें CO2 वगैरह को मिलू के वो अपना क्या बोलते हैं फ्यूल बनाना स्टार्ट कर देगा। वो फ्यूल क्या करेगा, प्लांट उसमें खाना यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, सिंपल सी बात है ये, है ना। तो वो क्या होगा, बायोनिक लीफ क्या होगी, आर्टिफिशियल है ये फोटोसिंथेसिस सिस्टम, इन्होंने अपने हिसाब से बनाया, पन्ने के पतला सा बना पन्ना टाइप का कुछ में होता है, उसके अंदर सारा सिस्टम बैठा होता है, बैक्टीरिया बैठे होते हैं उसमें, और वो एक तरीके से सोलर एनर्जी को कैच करता रहता है और पानी भी कैच करता रहता है, ठीक है, और वो एक फोटोसिंथेसिस सिस्टम की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। इसमें एक एंजाइम ढूंढा था, जो पहली बार काम हो पा नहीं रहा था, तो उन्होंने एंजाइम की जो जरूरत थी वो ढूंढा उन्होंने, वो कोबाल्ट फॉस्फोरस एलॉय कैटलिस्ट है, ठीक है, और ये भाई साहब की सक्सेस की हेल्प से ही इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया है, इतना अक्सर याद रखिएगा आप। देन ये कुछ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की कुछ वो स्कीम चल रही थी रहती हैं, तो बार बार आपको सुगम्य भारत का पता ही है, डिसेबिलिटी वाले, है ना, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो चंडीगढ़ बेस में क्या है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIO, इसने CSI के अंडर में एक मशीन बनाई है, रीडिंग मशीन, जो विजुअली चैलेंज, जो अपने जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं, उनके लिए एक ये मशीन है, इसका नाम है दिव्य नयन। दिव्य नयन का मतलब हो गया क्या बोलेंगे इसको, सेक्रेड या कुछ क्या बोल सकते हैं, ठीक है, और नयन का मतलब हो गया आई, ठीक है। तो ये जो आगे होगी, ये किसी भी स्क्रिप्ट को स्कैन करेगी और स्क्रैप करने का, उसके मतलब आप सामने कागज़ रख दोगे तो उसको रीड करना स्टार्ट कर देगा, और उस कागज़ में जो भी लिखा होगा उसको जोर से बोलना स्टार्ट कर देगी, ताकि जो विजुअली चैलेंज बंदे होंगे ना उसको समझ पाएँ आप। ये पोर्टेबल डिवाइस होती है, कोई भी जेब में लेके घूम सकता है इसको, ताकि फटाफट आप इसको कागज़ हाथ में लिया और फटाफट आपने स्कैन किया, आपने पढ़ के सुन लिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसमें स्टैंडअलोन होता है, ये पोर्टेबल होता है, वायरलेस है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है ये, है ना। एक उन्होंने फिर एक नया इंडियन गवर्नमेंट ने एक भी ये अपना ये बैंक था, सिटी यूनियन बैंक था एक, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक रोबोट ये बनाया नया, एक इसका नाम है फर्स्ट बैंकिंग रोबोट इंडिया का लक्ष्मी, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पावर्ड रोबोट है ये।
ये क्या करेगा, आपका अकाउंट बैलेंस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स डिपॉजिट क्या है, सब कुछ का जवाब दे देगा। ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से ये रिलेटेड है और ये बोलता भी रहेगा। ये तो याद रखिएगा, लक्ष्मी क्या है तो वो पूछ सकता है। एक प्रोजेक्ट एलॉय आया था, ये अपनी IBM कंपनी है उसने बनाया था। इन्होंने क्या किया है कि मर्ज रियलिटी क्रिएट की है। अब देखिए रियलिटी क्या होती है, रियलिटी वो है जो हम आंखों से देख पा रहे हैं, वास्तविकता कि जो सही में है ना। अब जो क्या होती है कि एक वर्चुअल रियलिटी होती है। वर्चुअल जो होती है कि वो हम जो मतलब कि हम केवल देख पा रहे हैं लेकिन है नहीं। तो आपने देखा वो गेमर्स होते हैं, आपका बड़े बड़े चश्मे ला के बैठे होते हैं, वो गेम खेल रहे होते हैं और किसी और ही वर्ल्ड में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है उसमें डिफरेंट कुछ दिख रहा होता है उनको, तो वो वर्चुअल रियलिटी हो गई। देन होती है एक ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड क्या होता है कि नॉर्मल जो रियलिटी है ना, आप उसको ऑगमेंट कर रहे हो। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि वो गूगल के ग्लासेस आए थे चश्मे वाला एक ना, जिसमें दो उसमें एक में तो क्या होता है कि आपको नॉर्मल आई में लेफ्ट में दिखता रहेगा, राइट वाली आई के अंदर जो चश्मा जो शीशा था उसके अंदर आपको अपने फेसबुक के मैसेज रीड होते रहेंगे, सामने वाला वो गूगल मैप चलता रहेगा, फोटोज होंगे, ये होंगे, सब चलता रहेगा राइट वाली आई के अंदर, ठीक है। तो आप जैसे मूव करते जाएंगे, कुछ मैसेज आया तो आपको फोन निकालने की जरूरत नहीं है, उसी राइट वाले शीशे के सामने आता जाएगा। तो एक मर्ज रियलिटी मर्ज होगी ना, कि आपके सामने आंखों से कुछ आ रहा है लेकिन आपको मतलब वो रियल में नहीं है, लेकिन कहीं और से आया, लेकिन वो नॉर्मल जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है उसके सामने आपको मैसेज पढ़ना स्टार्ट हो गया। तो मर्ज वो एक ऑगमेंट हो गया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक मर्ज टेक्नोलॉजी बनाई है, ये मतलब कि दोनों को मिला दिया है, वर्चुअल प्लस नॉर्मल वाली को, ठीक है। ये रियल सेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। इसमें क्या होगा कि जो इंसान अपने हाथों को यूज़ करेगा वर्चुअल वर्ल्ड के एलिमेंट्स को यूज़ करने के लिए, ताकि उन्हें केबल वेबल की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अभी कैसे करेगा, कुछ पता है नहीं इसके खिलाफ, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, प्रोजेक्ट एलॉय है। एलॉय क्या होता है, दो अपने मतलब एलिमेंट्स को मिलाने से क्या बनता है, एक एलॉय बनता है। जैसे अपना स्टील को उसमें आयरन को मिला दिया, कुछ और मिला दिया, उनको मिला के एक एलॉय बन गया, ठीक है। तो बहुत एलॉय का क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ही IBM अपनी कंपनी है, उन्होंने बनाया है मर्ज रियलिटी के लिए। तो इसमें नॉर्मल रियलिटी प्लस वर्चुअल रियलिटी दोनों मिलकर ये बनाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे हम मूवीज़ में दिखाते नहीं है कुछ अच्छी वाली के जो हॉलीवुड वाली कि सामने आपके सीधे कुछ एक स्क्रीन टाइप हो रखा होता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, और उसको आप हाथों से मैनिपुलेट कर रहे होते हो, ऊपर नीचे कर रहे होते हो ऐसे। तो वो एक एलॉय वाला टेक्नोलॉजी है उसमें, लेकिन इसमें क्या रहेगा, आपको सर के ऊपर हेडसेट लगाना पड़ेगा, वो आपको दिखाएगा, ठीक है। और फिर आप उसके अंदर आप जो आने के बाद में आप उसको हाथ से मूव कर सकते हो। तो बहुत ही पहली बार ये जो मूवीज़ का जो कॉन्सेप्ट था वो रियल के अंदर निकल के आया ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैं देख लेते हैं इसको। तो ये आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। देखो साइंस इंडिया को पूरा कवर करना तो बहुत मुश्किल है, इतना वास्ट है कि एटलीस्ट मिनिमम भी 1-1 घंटे के 10-12 वीडियो भी कम पड़ जाएं, ठीक है। प्रॉपर हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉर्मल करंट अफेयर कन्वर्ट करें। ये कुछ टॉपिक थे जो मुझे लगा था इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने कवर कर लिए हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप की जैसे माइटोकॉन्ड्रियल हो गया, लास्ट जैसे पिछले वाले वीडियो तो काफ़ी लंबा रहा था, उसमें जैसे मैंने ये अपना पूरा न्यूक्लियर वाला और अपना स्पेस वाला और डिफेंस वाला काफ़ी कवर करने का जो मेन जो कॉन्सेप्ट बार बार न्यूज़ में चलते रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक, फॉलो, शेयर। थैंक यू वेरी मच।